हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन, जहां आपको जीके की सबसे आसान और शानदार ट्रिक सिखाई जाती हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं भारतीय संविधान के सभी भागों को याद करने की एक शानदार ट्रिक। सभी भागों के साथ साथ उनकी क्रमांक संख्या भी याद कराई जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की एक शॉर्ट स्टोरी ट्रिक। एक संघ में दो नागरिकों के तीन अधिकार थे, जिसमें चार नीतियां लगाना एक का कर्तव्य था। तब पांच संघ के 6 राज्यों ने सात सात छोड़कर 8 यूटी की 9 पंचायतों और ए नगर की 20 समितियों के 10 एसटी क्षेत्रों में 11 संबंध बनाए और बार बार वित्त लगाकर 13 व्यापार बढ़ाया, जिससे 14 लोगों को सरकारी सेवाएं मिली। फिर 14A में ट्रिब्यूनल या अधिकरण बने और 15 में चुनाव के बाद 16 स्पेशल वर्गों की 17 भाषाओं पर 18 घंटे का आपातकाल लगा, जिसमें 19 प्रकीर्ण मामलों में 20 संशोधन करके 21 अस्थायी विशेष उपबंधों को 22 नाम दिए गए, जिसमें एक संघ बताता है भाग 1, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। दो नागरिकों से भाग 2, जिसमें नागरिकता है। 3 अधिकार से मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में है। 4 नीतियां से भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ए का कर्तव्य का मतलब भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 5 संघ का मतलब संघ भाग 5 में दिया गया है। 6 राज्यों से भाग 6, जिसमें राज्य दिए गए हैं। 7 छोड़कर से भाग 7, जो निरस्त कर दिया गया है। 8 यूटी से भाग 8, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश है। 9 पंचायतों का मतलब भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। ए नगर का मतलब भाग 9A, जिसमें नगर पालिकाएं दी हैं। और बी का मतलब 9B, जिसमें सहकारी समितियां दी गई हैं। 10 एसटी का मतलब भाग 10, जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। 11 संबंध का मतलब भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। बार बार से भाग 12, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं। 13 व्यापार से भाग 13, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य। 14 सरकारी सेवाएं का मतलब भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14A में ट्रिब्यूनल का मतलब भाग 14A, जिसमें अधिकरणों की स्थापना की गई है। 15 में चुनाव का मतलब भाग 15, जिसमें निर्वाचन संबंधी चीजें बताई गई हैं। 16 स्पेशल वर्गों का मतलब भाग 16, जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध बनाए गए हैं। 17 भाषाओं से मतलब भाग 17, जो राजभाषा को संबोधित करता है। 18 घंटे का आपात का मतलब भाग 18, जिसमें आपात उपबंध बताए गए हैं। 19 प्रकीर्ण, जिसमें भाग 19 प्रकीर्ण या मिसलेनियस टॉपिक रखे गए हैं। 20 संशोधन का मतलब भाग 20, जिसमें संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया है। 21 अस्थायी विशेष उपबंधों का मतलब भाग 21, जिसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों को रखा गया है। और अंत में 22 नाम, जिसका मतलब भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन को रखा गया है। तो आइए अब एक एक करके इन सभी भागों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। भाग पहला हमें बताता है कि भारत एक संघ है और इसका राज्य क्षेत्र किन किन हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। भारत राज्यों का एक संघ है। यह संघ अटूट और अविभाज्य है। ना तो इसमें से कोई राज्य अलग हो सकता है और ना ही संघ से कोई भाग अलग किया जा सकता है। भारत का क्षेत्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक रखे गए हैं। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन को बताया गया है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित कानून बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अब संविधान का भाग 2, यह भारत के नागरिकता से संबंधित है। यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिक होगा और कौन नहीं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। और अनुच्छेद 8 में भारतीय नागरिकों के विदेश में रहने पर अधिकार। अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का निरंतरता। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति। इसमें कुछ विशेष बातें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। भारत की नागरिकता त्यागने पर ऐसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है रजिस्ट्रेशन से या पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण द्वारा, पांचवा है किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर उस क्षेत्र के लोगों को खुद ब खुद भारत की नागरिकता मिल जाती है। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। इसमें मौलिक अधिकारों की 6 संख्या बताई गई है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे मूल अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं और न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं।
यह लोकतंत्र की आधारशिला है और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अगला है भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के 6 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला, सामाजिक न्याय। दूसरा, आर्थिक समानता। तीसरा, निःशुल्क शिक्षा। चौथा, स्वास्थ्य एवं पोषण। पांचवा, पर्यावरण संरक्षण। छठा, ग्राम पंचायतों का विकास। अगला है भाग 4A, मौलिक कर्तव्य, जिसमें अनुच्छेद 51A दिया गया है। याद रहे, यह भाग हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य हैं जिन्हें प्रत्येक भारतीय नागरिक को निभाना चाहिए ताकि देश की एकता, अखंडता, समृद्धि और भाईचारा बना रहे। मौलिक कर्तव्यों के 11 प्रमुख कर्तव्य हैं। पहला, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना और उनका पालन करना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा, सभी नागरिकों में सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना। छठा, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जीवों के प्रति दया रखना। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान की भावना का विकास करना। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से बचना। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना। और आखिरी 11वां, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावकों का कर्तव्य है। अगला है भाग 5, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। संघ से तात्पर्य भारत सरकार से है, जो पूरे देश के लिए जिम्मेदार होती है। संघ के प्रमुख अंग होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायपालिका एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें भारत सरकार की स्थापना और गठन, संघ के अंगों का निर्माण, शक्तियों और कार्यों का विभाजन, वित्तीय प्रबंधन एवं संसाधनों का विनियमन, देश की सुरक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय हित की रक्षा करना होता है। संघ के प्रमुख विषय: पहला, संघ की कार्यपालिका। दूसरा, संघ की विधायिका। तीसरा, संघ की न्यायपालिका। चौथा, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक। पांचवां, संघ लोक सेवा आयोग। छठा, वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे। सातवां, चुनाव संबंधी उपबंध। आठवां, संघ और राज्यों के बीच संबंध। नौवां, आपातकालीन उपबंध। 10वां, विविध उपबंध। 11वां, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया। अगला है भाग 6, जिसमें राज्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। राज्य वह इकाई है जिसका अपना शासन, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। इसमें भारत में राज्यों की स्थापना और क्षेत्र, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां और कार्य, राज्य विधानमंडल की संरचना और कार्य, राज्य की कार्यपालिका जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, उच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार, राज्य वित्त, कर, उधार और लेखा, प्रशासनिक प्रावधान और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया जाता है। अगला है भाग 7, जिसमें अनुच्छेद 238 था। यह भाग अब भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। पहले इसमें भाग बी राज्य के प्रावधान थे, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद हटा दिया गया। अगला है भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242। ये क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। केंद्र सरकार सीधे इन्हें प्रशासित करती है। उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इनका प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इनकी कार्यपालिका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा चलाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद कानून बनाती है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन पर उच्च न्यायालय का अधिकार संपाद हो सकता है। अगला है भाग 9, जिसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिए गए हैं। यह भाग ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला है भाग 9A। संविधान का यह भाग मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा बाद में जोड़ा गया था। यह भाग शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक बताए गए हैं। इसकी लागू होने की तिथि 1 जून 1993 है। अगला है 243ZH से 243ZT तक है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाना है। यह भाग सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी संरचना, स्वायत्तता, चुनाव प्रबंधन, लेखा परीक्षा और विवाद निवारण का प्रावधान तय करता है। अगला है भाग 10, जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 244 से लेकर 244A शामिल हैं। यह भाग अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के संरक्षण तथा उनके सामाजिक अधिकार और शैक्षिक विकास के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। जनजातियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए विशेष प्रावधान
शोषण से सुरक्षा, भूमि और जंगल पर अधिकारों की रक्षा, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन। कुछ राज्यों में उनकी सलाह के लिए राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां प्राप्त होती हैं। जनजातियों की परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक आर्थिक प्रगति का बढ़ावा देना। अगला है भाग 11, केंद्र राज्य संबंध, जिसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक दिए गए हैं। यह भाग केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, समन्वय और विवाद निवारण के लिए प्रावधान करता है। इसमें केंद्र और राज्य मिलकर सहयोग, संतुलन और सामंजस्य के साथ विकास करते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं: केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना, वित्तीय संबंध और सहायता के प्रावधान, संघीय ढांचे में प्रशासनिक समन्वय और सहयोग, विवादों के समाधान और न्यायिक प्रावधान, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समन्वित विकास को बढ़ावा देना। सरल भाषा में समझें तो भाग 11 बताता है कि भारत में कौन सा काम केंद्र करेगा और कौन सा काम राज्य। अगला है भाग 12, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300A तक। यह भाग वित्तीय प्रबंधन, संपत्ति के अधिकार, अनुबंधों के प्रवर्तन और वादों की न्यायिक व्यवस्था से संबंधित है। यह सुशासन, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण समाधान के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। सरल भाषा में समझें तो भाग 12 देश के धन के प्रबंधन, खर्च के नियम, संपत्ति के अधिकार, अनुबंधों की सुरक्षा और वादों के निपटारे की व्यवस्था की गई है। अगला है भाग 13, जिसमें व्यापार, वाणिज्य, कार्य और उपार्जन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक हैं। भाग 13 हमें पूरे भारत में कहीं भी व्यापार, वाणिज्य, कोई भी कार्य और उपार्जन करने की आज़ादी देता है, लेकिन राज्य सार्वजनिक हित, नैतिकता, स्वास्थ्य और विकास के लिए इस पर युक्तिसंगत प्रतिबंध भी लगा सकता है, ताकि सबका हित और देश का विकास संतुलित रूप से हो सके। अगला है भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। इसमें केंद्र और राज्यों की नौकरियों के लिए भर्ती और सेवा शर्तें बताई गई हैं। इसमें संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के गठन कार्य की शक्तियां दी गई हैं। योग्यता के आधार पर निष्पक्ष चयन और बेहतर प्रशासन का उद्देश्य है। अगला है भाग 14 का या A, अधिकरणों की व्यवस्था, जो अनुच्छेद 323A से 323B तक दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 14 का में अधिकरणों या ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 323 का संसद को प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना करने की शक्ति देता है। ट्रिब्यूनल्स स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करना, मामलों का त्वरित निपटारा करना, विशेषज्ञों द्वारा न्याय दिलाना, विशेष और तकनीकी मामलों के लिए विशेष मंच उपलब्ध कराना। अगला है भाग 15, निर्वाचन से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक दिए गए हैं। भाग 15 चुनाव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं बताता है। इसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका, मतदाता सूची की समानता, 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को मताधिकार, संसद और राज्य विधानमंडलों की शक्तियां और चुनाव में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक का प्रावधान है। अगला है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक दिए गए हैं। यह भाग कुछ वर्गों के संरक्षण, शक्तियों, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों को प्रभावित करता है। यह सामाजिक व्यवस्था को स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी बनाता है। अगला है भाग 17, जो राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। इस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया है। देवनागरी लिपि और अंतर्राष्ट्रीय रूप के अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अंग्रेजी भाषा का सीमित प्रयोग रखा गया है। हिंदी के प्रचार प्रसार और सभी भारतीय भाषाओं के विकास का भी प्रावधान किया गया है। अगला है भाग 18। भाग 18 बताता है कि आपातकालीन प्रावधान स्थायी नहीं होते। यदि स्थिति सामान्य हो जाए या आवश्यकता न रहे तो संसद के पास शक्ति है कि वह राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय आपातकाल को समाप्त या निलंबित कर सकती है। यह जनता के अधिकारों की रक्षा करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इसके मुख्य विषय जैसे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है। अगला है भाग 19, जिसमें प्रकीर्ण उपबंध यानी मिसलेनियस अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक दिए गए हैं। इस भाग में वे प्रावधान हैं जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं। इसमें क्षमा देने की शक्ति, केंद्र राज्य संबंधी प्रावधान, संघ लोक सेवा आयोग का विस्तार, राज्यसभा में विशेष प्रतिनिधित्व और निर्वाचन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। ये विविध विषय होने के कारण इसे प्रकीर्ण उपबंध कहा गया है। अगला है भाग 20, जिसमें संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है, जो अनुच्छेद 368 में है। यह भाग संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने, नया प्रावधान जोड़ने या हटाने की शक्ति देता है। इसमें संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है
संशोधन की शक्ति किसी अन्य संस्था को नहीं दी जा सकती। कुछ प्रावधानों को संशोधित करना आसान है, कुछ को कठिन, जिसे विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, और कुछ बिल्कुल नहीं, जैसे मूल संरचना सिद्धांत के कारण। संशोधन के बाद संविधान का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। अब तक 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। संशोधन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें संशोधन विधेयक की शुरुआत, यह विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, विशेष बहुमत से पारित, विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तीसरा, राज्यों की स्वीकृति, जहां आवश्यक है। यदि संशोधन संघ राज्य संबंधों को प्रभावित करता है तो कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं को स्वीकृति आवश्यक होती है। चौथा, राष्ट्रपति की स्वीकृति, संसद और राज्यों की स्वीकृति के बाद विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से अधिनियम बन जाता है। अगला है भाग 21, जिसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 में दिए गए हैं। यह प्रावधान भारत के कुछ राज्यों के लिए अस्थायी या संक्रमणकालीन प्रकृति के हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से विभिन्न राज्यों की विशेष परिस्थितियाँ, परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रशासनिक संरचना और प्रतिनिधित्व आदि को ध्यान में रखा गया है। जिन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य आते हैं। ये प्रावधान स्थायी नहीं है बल्कि अस्थायी और विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं। अंतिम है भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ और निरसन दिया गया है, जो अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक दिए गए हैं। यह संविधान के समापन और लागू होने की औपचारिक जानकारी देता है, संविधान को एक आधिकारिक रूप प्रदान करता है, हिंदी भाषा को आधिकारिक दर्जा देता है, पुराने औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त करके नए भारत की नई शुरुआत करता है। जैसे अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। अनुच्छेद 394 में प्रारंभ, यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अनुच्छेद 394 का हिंदी में आधिकारिक पाठ, संविधान का अधिकृत पाठ हिंदी भाषा में भी होगा। अनुच्छेद 395, पुराने कानूनों का निरसन, संविधान लागू होते ही सभी पूर्ववर्ती कानून निरस्त हो गए। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई अन्य सुझाव हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।